एकदम, है ना, एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, और इसको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, अभी मैं एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है इरिवर्सिबल, एक सेकेंड रुकिए, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब, इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल मतलब एक बार रिएक्शन हो गया तो वापस अपने स्टेज पे नहीं आ सकता। हाँ, एक बार रिएक्शन हो गया तो हो गया। जैसे मान लो CH4 है, उसका कंबशन किया मैंने, तो क्या बन जाएगा, CO2 और 2H2, है ना। मतलब किसी भी चीज का तुम कंबशन कर दो, अगर मान लो तुमने पेपर जला दिया, तो वापस जले हुए टुकड़ों को मिलाकर वापस से पूरा पेपर बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। नहीं सर। ठीक है, इसके अंदर बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल में जो दोनों डायरेक्शन में चले, नाम से ही पता चल रहा है दोनों डायरेक्शन में चले। और इसमें एक खास बात होती है क्या, परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। इसको है ना खाली मतलब क्लोज वेसल में करवाते हैं हम लोग, ऐसा वेसल जिसके चारों तरफ से जो बंद हो। लाइक जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, देखो इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को, डबल एरो से। ये फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस देगा। ऐसे मान लो एक बार इसको हीट करा तो ये दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2। इस वाली रिएक्शन को मैं किस में करवा रहा हूं, क्लोज में, क्लोज्ड वेसल में, और इस वाली रिएक्शन को ओपन वेसल। देखो ओपन वेसल में होगी तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें से एक है CO2 गैस। अब जब CO2 गैस ही निकल जाएगी तो फिर हम वापस से CO2 गैस कहां से लाएंगे रिएक्टेंट बनाने के लिए? जब हमारा प्रोडक्ट ही निकल गया तो रिएक्टेंट वापस थोड़ी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, रिएक्शन बैकवर्ड में क्यों जाएगी? अब यहाँ पर क्लोज कंटेनर है तो CO2 गैस भी हमारे पास है, तो CO2 गैस और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाकर हम वापस से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्लोज कंटेनर में करवाते, समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके आगे बोलते हैं हम लोग क्या, जनरली, आज देखो थोड़ी हैंडराइटिंग भी खराब लिखूंगा मैं, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए। जनरली इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। देखो बहुत तरह के हो सकते हैं, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक कौन सा, एक तो हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल ही हमारा चेंज हो जाए। जैसे मान लो पहले 2HI था, वो रिएक्शन में गया और क्या दे दिया, H2 गैस और I2 गैस। तो देखो केमिकल ही चेंज हो गया ना, पहले हमारा केमिकल HI था, अब वो केमिकल चेंज हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन में। बोलो। यस सर। फिजिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ओनली फेज चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, कि सिर्फ फेज चेंज हो। लाइक H2O सॉलिड था तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो पहले सॉलिड था अब लिक्विड में गया, पर केमिकल वही है। पहले भी केमिकल मेरा पानी ही था, अभी भी केमिकल मेरा पानी ही है, पहले बस सॉलिड फेज में, अभी लिक्विड फेज में, सिर्फ फेज चेंज हुआ है ना। यस सर। इसलिए इसको फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऊपर वाले को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझे बात? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इट इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम नेचर में डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम रुका नहीं है, चल रहा है, बट हमें दिख नहीं रहा कि वो चल रहा है। कैसे? इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं मैं। देखो यही एग्जांपल मैं बाद में भी तुम्हें सेम लूंगा।
क्योंकि मेरे पास एक दो ही फिक्स्ड एग्जांपल है जिससे सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। मान लो एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका हाइट कितना है h, ठीक है। अगेन एक और कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसका हाइट कितना है h। बट इस कंटेनर में एक चीज और है क्या कि यहां से पानी निकल भी रहा है ना, यहां से पानी निकल भी रहा है और यहां से पानी आ भी रहा है। इसमें भी हाइट, वाटर लेवल का हाइट h है। देखो इस वाले कंटेनर में भी dh बाई dt जीरो है, इस वाले कंटेनर में भी dh बाई dt जीरो है। dh बाई dt जीरो का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाइट है ना, वाटर लेवल, वाटर का जो लेवल है ना वो स्टैटिक है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पर वो चेंज नहीं हो रहा। और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, बट पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो अभी भी कांस्टेंट ही बना हुआ है। मतलब वाटर लेवल इक्विलिब्रियम में है, बट क्या पानी का आना जाना रुक गया है? नो सर, नहीं रुका है। इसलिए इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक और इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक। अब हमारा इसका केमिकल रिएक्शन से क्या लेना देना है वो मैं बताता हूं। हमने बोल दिया कि डायनेमिक होता है हमारा इक्विलिब्रियम, तो उसका दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं फॉर, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या था, इस जगह पर हमारा ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या था, किस पैरामीटर को ऑब्जर्व करके हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया? हाइट वाटर लेवल। हाइट, वाटर लेवल का हाइट, है ना। अब बात करते हैं फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ opposing tendency which becomes equal at equilibrium। हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दो तरह की अपोजिंग टेंडेंसी हो और जो कि इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो। तो देखो इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, दो तरह की अपोजिंग टेंडेंसी कौन सी है? देखो जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी निकल रहा है, तभी तो ये हाइट कांस्टेंट है। यस सर। तो ये दोनों अपोजिंग टेंडेंसी, तो ये दोनों टेंडेंसी एक दूसरे का अपोजिट है, फिलिंग और एम्प्टिंग अपोजिंग टेंडेंसी है ना दोनों। तो यही सेम चीज केमिकल रिएक्शन में भी होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी होता है जब कोई रिएक्शन में कोई ना कोई दो तरह की अपोजिंग टेंडेंसी हो। अब देखो हम बोलते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन जनरली ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स आर, जैसे यहां पर ऑब्जर्वेबल पैरामीटर हाइट था ना, केमिकल रिएक्शन में जनरली ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या रहेंगे? कंसंट्रेशन, मोल्स या फिर प्रेशर, जनरली यही रहेंगे, है ना। क्या केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या रहेगा? कंसंट्रेशन, मोल या फिर प्रेशर। हम तीनों में देखेंगे, या तो कभी कंसंट्रेशन से देख लेंगे, कभी मोल से देख लेंगे, कभी प्रेशर से देख लेंगे, ठीक है, कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया, है ना। अब मान लो इसमें हमारा ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या है? सपोज करो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर मैंने कंसंट्रेशन मान लिया। ये कंसंट्रेशन को देखते हुए मैं सारे काम कर रहा हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलो। यस सर। इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब मेरा सिंपल सा मतलब है इक्विलिब्रियम पर डी कंसंट्रेशन बाय dt क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर है उसमें टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। सपोज करो अमोनिया की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो क्या अमोनिया का फॉर्मेशन रुक गया है? क्या अमोनिया नहीं बन रहा? बन रहा है।
बन रहा है क्योंकि हमने बोला हमारा जो इक्विलिब्रियम वो डायनेमिक है, मतलब अमोनिया मेरा बन रहा है, तो फिर भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्यों है? सर रिवर्सिबल है। क्योंकि रिएक्शन में जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही बैकवर्ड में जाके क्या हो जा रहा है? N2 और H2 भी बन रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सभी के लिए लिख सकते हैं बात, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, मतलब रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएजेंट, मतलब जिस रेट से वो फॉर्म हो रहा है उसी रेट से क्या हो जाएगा, वो घटेगा। कंज्यूम हो जाएगा। समझ में आई? इक्विलिब्रियम पर मेन फंडा क्या होता है, जो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर होते हैं ना वो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाते हैं। बट जो ऐसा नहीं कि उनका बनना या उनका डिफॉर्म होना या उनका फॉर्म होना, मतलब उनका कंजम्पशन या फॉर्मेशन रुक गया है, नहीं, जितना वो फॉर्म हो रहे हैं उतना ही कंज्यूम हो जाते हैं। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो मैंने सेकंड पॉइंट में सारी स्टोरी सुना दी तुम्हें इक्विलिब्रियम की बेसिक। थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। मतलब सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट डालोगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? यस सर। एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, मतलब जैसे मान लो N2 + 3H2 मैंने डाला तो बन गया क्या, 2 अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाल के भी तुम अमोनिया को बना सकते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाल के भी अमोनिया को बना सकते हो, या फिर सिर्फ अमोनिया डाल दो तो वो भी डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकता है। मतलब अगर इन दोनों को मिलाया तो भी रिएक्शन इधर चली जाएगी और सिर्फ अमोनिया लिया तो भी रिएक्शन इधर चली जाएगी। मतलब दोनों ही डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। समझे? यस सर। चलिए, ये इक्विलिब्रियम की बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या होता है? थोड़ा एनसीईआरटी से मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेरा सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट अभी मैं थोड़ा बेसिक बातें सारी बता दूं, फिर मैं एनसीईआरटी पर आ जाऊंगा। ठीक है? अब देखो, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, उसको मैं शब्दों में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं लॉ है क्या। लॉ है क्या डायरेक्टली लिख रहा हूं मैथमेटिकली। सपोज करो एक रिएक्शन है, ये मैंने कोई रिएक्शन लिख दी रैंडम उठा के, ये ठीक है। यहां पर कैपिटल ABCD क्या है? एटम्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और स्मॉल ABCD? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। हाँ, रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो, जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज रेट ऑफ एफ। एफ का मतलब है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही लिख देता हूं पूरा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है ना। चलो, एफ का मतलब फॉरवर्ड समझ जाओगे ना। जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसेंट्रेशन की पावर ए के और बी की कंसेंट्रेशन की पावर बी के। ये डायरेक्ट लॉ है, इसको हमें याद रखना है। देखो मैं एक बार शब्दों में भी बोल देता हूं, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट देखो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ऐसा लिखेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट अलग लिखेंगे। हम बोलते हैं कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, उस रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक, जो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी पावर में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? किसी भी रिएक्शन में जो रेट होता है वो उस रिएक्शन के क्या लिख दो, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन लिख दो, उनके ऊपर उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये डायरेक्ट लॉ है मेरा, ये लिखा Yes, होगा sir. शब्दों में भी। ठीक है? अब देखो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा,
कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा। ये ऐसा हमारा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, के एफ का मतलब क्या है, के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। ऐसे ही मान लो मैं रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट लिखूं, तो बैकवर्ड वाली डायरेक्शन में अब रिएक्टेंट कौन बन गए, जब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है तो रिएक्टेंट कौन बन गए, सी और डी। CD. तो सी की कंसेंट्रेशन में सी की पावर, डी की कंसेंट्रेशन में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी की पावर। अब अगेन आर बी इक्वल टू क्या होगा, के बी, सी की पावर में सी, डी की पावर में डी। देखो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, हो सकता है ये क्वेश्चन में दे दे। अब हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या होता है। देखो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की रेट ये है, बैकवर्ड में जाने की रेट आर बी है, फॉरवर्ड में जाने की रेट आर एफ है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इन दोनों रेट ऑफ रेट में फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रिएक्शन जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। हाँ सर। मतलब के एफ इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। तो हम लोग देखो क्या लिखते हैं, के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड की टर्म्स में ही लिखते हैं हमेशा, जिसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं के सी, एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं के सी। वो क्या होगा, सी की पावर में सी, डी की पावर में डी अपॉन ए की पावर में ए और बी की पावर में बी। समझे? यस सर। अब देखो क्या है, केसी मैंने लिख दिया, सी का मतलब क्या होता है, सी कंसेंट्रेशन को बताता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल पैरामीटर कंसेंट्रेशन है ना, इसलिए सी लिख दिया। अब देखो क्या है, जैसे मान लो सपोज करो मुझे इस रिएक्शन के लिए लिखना है N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3। इसके लिए मुझे केसी लिखना है, तो केसी का क्या होगा इक्वेशन, NH2 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3। क्या करना है हमें, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे हैं उनके बारे में लिख दो और जो रिएक्टेंट लिखे हैं उनके बारे में लिख दो, समझे। यस अब ये सर। कंसंट्रेशन कहां पर है, ये इनकी कंसंट्रेशन लिखिए, कौन सी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है, क्योंकि डिफाइन इक्विलिब्रियम पर किया है। ऐसे ही मान लो जैसे मैंने लिखा H2 + I2 gives 2HI, इसके लिए लिखेंगे तो Kc क्या आएगा, HI की पावर 2 अपॉन I की HI। ऐसा ही लिखेंगे। यस सर। यस सर। समझ में आ गई बात, गैस गैस गैस। अब देखो जैसे Kc है ना, Kc में C का मतलब होता है जो भी ऑब्जर्वेबल पैरामीटर है वो, ऐसे इसके लिए हम लोग Kp भी लिख सकते हैं, P का मतलब प्रेशर, तो Kp भी लिख सकते हैं। Kp देखो जैसे मान लो इसके लिए Kp लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। समझ गए, ऑब्जर्वेबल पैरामीटर अगर मैंने प्रेशर ले लिया तो Kp लिख देंगे। ये पार्शियल प्रेशर है कहां पर, कौन सी जगह पर है, इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो मैंने कोई एक और रिएक्शन लिखी, सपोज करो मैंने लिखा N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस, तो इसके लिए Kp क्या लिखूंगा, Kp क्या लिखूंगा, बोलो, अरे जल्दी बोलो। प्रेशर और NO2 क्या होगा लेकिन क्या, सर, वैल्यू दिया होगा ना प्रेशर ऑफ NO2 हाँ उसमें। वो सब क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, वो दिया होगा, अभी बता दो लिखेंगे कैसे, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ NO4। N2O4 और उसकी पावर में 1, है ना, समझे। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई, ऐसे हम लोग Kp और Kc को लिख सकते हैं ना, समझ में आई बात। यस सर। कुछ एक दो बातें और लिख देता हूं मैं, जैसे मैं लिख देता हूं Kp एंड Kc डिपेंड्स ओनली
ऑन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन दे रखी है तो सिर्फ Kp और Kc किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर डिपेंड करते हैं बताओ? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक सबने है? केपी और केपी लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, Kp और Kc है ना, Kp एंड Kc। अब देखो अगर रिएक्शन नहीं गिवन हो तो Kp और Kc कैसे चेंज हो जाते हैं, है ना? तो हम देखो Kp और Kc को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें लिखा है हमने A प्लस बी से C प्लस डी जा रहा है, ठीक है? इसके लिए कोई Kc डिफाइन है ना, इसके लिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kp और Kc क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं Kp एंड Kc, इसके लिए Kc डिफाइन है ना? अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सारे ही गैस है, सारे ही गैस है, ये गैस होने भी जरूरी है, गैस नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2b गैस गैस से 2c गैस प्लस 2d गैस। अब इसके लिए मान लो Kc डैश डिफाइन हो गया है, क्योंकि रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K डैश C इज इक्वल टू क्या होगा? Kc और K डैश C में क्या रिलेशन होगा? केसी 2 इक्वल टू टाइम 2 इंटू के। अरे के 2 डैश इंटू सी के क्यों इक्वल होगा? टू 2 इंटू के सी। स्क्वायर होगा ना, कैसी बातें कर रहे हो? देखो Kc क्या है? C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। K डैश C क्या है? C के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, D के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, A के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, B के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो क्या है हाँ Kc के सर। स्क्वायर के इक्वल नहीं है? हाँ सर समझा। हाँ सर। समझे? हाँ सर। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन को कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका K की पावर में वही फैक्टर चला जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा A से B जा रही हूं मैं, है ना, गैस और गैस ही है ना, इसके लिए डिफाइन है मेरा K। अगर इसको मैंने Na से Nb गैस कर दिया तो इसका जो K डैश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? K की पावर के की पावर एन। n। अब वो n कुछ भी हो सकता है, n मतलब क्या हो सकता है? एनी इंटीजर और एनी फ्रैक्शनल नंबर, है ना, लाइक 2/3, 1/2, 3/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। जो भी n होगा वो पावर में चला जाएगा, है ना। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या चल जाएगा? हाफ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी कोई रिएक्शन है जिसका मैं A से B में जा रही हूं और K डिफाइन है, अगर उसको मैंने B से A कर दिया तो K डैश क्या हो जाएगा? 1/k डैश। 1/k, K डैश इक्वल टू 1/k। तो एक और सिंपल सा रूल आ गया क्या, कि अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को उल्टा कर देते तो उसका K भी क्या हो जाता है? उस K का रेसिप्रोकल हो जाता है, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, है ना। और देखिए, और मैं बताता हूं तुम्हें क्या, और एक और K को और कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें वो A से B जा रहा है, उसके लिए K1 डिफाइन है। B से मान लो D जा रहा है, उसके लिए K2 डिफाइन है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? A से D, जा रहा है। B से B तो यस कैंसिल सर। आउट हो जाएगा ना। तो इसका जो K डैश होगा वो किसके इक्वल होगा? K1 + K2 प्लस। K1 * K2। तो देखो कभी भी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K में वही पावर में चला जाता है। रिएक्शन को अगर तुमने उल्टा कर दिया है तो K का रेसिप्रोकल हो जाएगा। दो रिएक्शन को ऐड किया है तो K मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो मल्टीप्लाई क्यों होगा? अरे भाई, K1 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A, K2 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो D/A आ जाएगा, वही तो K डैश है। हाँ सर समझा। बेसिक फंडा लगाओ, बेसिक जो फंडा है लॉ ऑफ मास एक्शन वो लगाओ, ठीक है। अब देखो एक चीज और तुम्हें बता देता हूं मैं, एक चीज और बता देता हूं, रिलेशन
रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, है ना? क्या रिलेशन होता है? वैसे तो मैं रिलेशन जब क्लास में जेई के लिए पढ़ाता हूँ तब कभी इस रिलेशन का डेरिवेशन मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही यूजलेस डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन क्या है, मान लो कोई रिएक्शन है, ए गैस जा रहा है बी गैस, उससे बनता है सी गैस प्लस डी गैस, है ना? सारी गैस का बिहेवियर आइडियल ही मानेंगे, है ना? अब देखो मान लो ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम पर इनके मोल्स कितने? एट इक्विलिब्रियम मान लो इसके मोल है Na, इसके मोल Nb, इसके मोल Nc, इसके मोल Nd, और वॉल्यूम है इनके V, तो वॉल्यूम V से डिवाइड कर दिया तो कंसंट्रेशन आ गई है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो Kc होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर में C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर में D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर में A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर में B। ऐसा ही होगा। यस सर। और Kp क्या होगा? Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर में D, ये छोटा वाला D है ना, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर में A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर में B। अब देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है। यस सर। सर तो हर पर्टिकुलर गैस के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? जैसे मान लो मैं किसी गैस A की लिए बात करता हूं, तो उस गैस A के लिए उसका मोल A इंटू R अपॉन T बाय वॉल्यूम V। सभी गैस का वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि सारी की सारी गैसेस एक ही कंटेनर में है, वहां पर ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ है। हाँ सर। यस तो सर। उस गैस के लिए में पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होगा? A का कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T, ऐसा ही होगा। यस सर। हाँ सर। ऐसे ही B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? B का कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। ऐसे ही C का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? C का कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। D का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? D का कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। तो ये मैंने किसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लिया? पार्शियल प्रेशर और उसके कंसंट्रेशन में। हाँ सर। देखो यही वैल्यूज कहां पुट करनी है? इस इक्वेशन में। देख लो इक्वेशन और वैल्यूज देख लो, मैं एक साथ पुट करूंगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A को कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू T इसकी पावर में A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा? पहले C का रखना है, सॉरी, है ना? यहां पर C का कंसंट्रेशन इंटू उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है सर। D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A को मैं लिख दूंगा ऐसा और पार्शियल प्रेशर ऑफ B को मैं लिख दूंगा ऐसा। अब देखो क्या मैं इससे ऐसा बोल सकता हूं Kp इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इसको तो अलग निकाल दूं और इधर क्या बचेगा? RT की पावर में C प्लस D और नीचे क्या बचेगा? RT की पावर में A प्लस B। ऐसा ही बचेगा। यस सर। यस सर। Kp इक्वल टू क्या हो गया? ये तो Kc है और इधर RT की पावर में क्या बचा? C प्लस डी माइनस A प्लस B, यही तो बचा। यस सर। यस सर। तो यही मेरा रिलेशन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग Kp इक्वल टू Kc RT की पावर में डेल्टा Ng। ये होता है मेरा रिलेशन, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर में डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng का मतलब क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नहीं, डेल्टा Ng का मतलब है चेंज ऑफ मोल्स। सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस क्या? रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट। यही है डेल्टा एनजी का मतलब। डेल्टा एन का मतलब मोल्स का डिफरेंस, जी का मतलब गैस के मोल्स का डिफरेंस। तो गैसियस प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, ये है डेल्टा एनजी। अब जैसे मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं PCl5 गैस जो है वो PCl3 गैस और Cl2 गैस में चला जाता है, तो इसका डेल्टा एनजी कितना होगा? बोलो। बोलो कितना होगा? 1 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो गैस के प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट, उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कितना है? 2 2 यस सर। माइनस इधर 1। अरे देखो 1 ये रहा कोफिशिएंट, 1 ये रहा कोफिशिएंट, तो गैस का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया, ये गिरा 1 कोफिशिएंट, मतलब रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 इज 1। समझे? हाँ सर। तो इसमें क्या लिखेंगे? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 1, ये रिलेशन होगा Kp और Kc में। अगर मान लो एक और एग्जांपल में लूं, क्या लिखता हूं मैं? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर क्या होगी? ये गैस है सारे, 0 0। मतलब मैं क्या बोलूंगा इस रिएक्शन के लिए? Kp और Kc क्या है? इक्वल इक्वल है ना? तो Kp Kc में रिलेशन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा मैं देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं रैंडम। राइट Kp एंड Kc इक्वेशन एंड ऑल्सो राइट रिलेशन बिटवीन देम, है ना? किसके लिए लिखना है? देखो जैसे मान लो मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, वो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। एक तो इसके लिए लिखना है पहला। एक दूसरा लिखना है मान लो इसके लिए क्या, कि कोई A गैस है वो B सॉलिड से रिएक्शन करके C गैस बना लेती है, इसके लिए। तीसरा लिखना है कोई A गैस है वो B सॉलिड से रिएक्शन करके कोई D सॉलिड बना लेती है, इसके लिए। चलो लिखो एक एक करके। पहले वाले के लिए लिखो, तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक इसके बाद मुझे Q बताकर सिग्निफिकेंट ऑफ K वैल्यू है क्या तुम्हारी? क्यू बताकर मैं ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ा दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी उठाएंगे। देखो मैं बताऊं तुम्हें, सर इसमें सॉलिड है। तो देखो अगर मैं केसी लिखता हूं तो हमेशा तुम्हारा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? गैस पर, बस गैस पर ओनली। तो CO2 का कंसंट्रेशन उसकी पावर में 1, बाकी सारे गैस है तो उनको छोड़ दो, मतलब लिखो ही मत, तो इतना ही लिखना है बस। समझे? ओके सर। और केपी लिखूंगा तो केपी क्या आएगा? CO2 का पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ CO2, बस। अब Kp इक्वल टू Kc RT की पावर में डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? 1 क्योंकि रिएक्टेंट में तो 0 है गैस के मोल, प्रोडक्ट में 1 है, इसलिए। अब देखो इसमें लिखना है तो Kc क्या लिखूंगा? 1 अपॉन, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि वो रिएक्टेंट में इसलिए वो नीचे आएगा। ऐसे ही Kp क्या लिखूंगा? 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A।
और Kp इक्वल टू Kc RT की पावर, सॉरी कुछ मिस्टेक वो हो गया, C तो गैस है। C। अभी ठीक है? हाँ सर। yes, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर में क्या आएगा? 0। 0। अब यहाँ पर Kp क्या, Kc क्या आएगा? 1/A। ऐसे ही Kp क्या आएगा? 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और Kp इक्वल टू Kc RT की पावर में -1 -1। -1, है ना? हम यहाँ पर लिखते हैं इन केमिकल इक्विलिब्रियम वी assumed that concentration of solid is equal to 1, concentration of any pure liquid is equal to 1, ऐसा हम मान लेते हैं। तो वो 1 है इसलिए उनको हमने लिखा ही नहीं। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। चलो अब हम लोग एक टर्म के बारे में और पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, बट सीक्वेंस इतना घटिया है कि बहुत लास्ट में दिया है उसको, जिसका कोई सेंस नहीं है। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ जेई के लिए तब हम लोग रिएक्शन कोशेंट को बहुत पहले ही पढ़ लेते। देखो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे के के लिए केसी केपी डिफाइन है, वैसे क्यू के लिए भी क्यूसी क्यूपी हो सकता है। एक ही बात है, तुम्हारी इच्छा है जो लिखना चाहो वो लिख दो। मैं क्यूसी को ही एक्सप्लेन करता हूँ जनरली, है ना, कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन मैंने लिखी, रैंडम रिएक्शन ए, ये गैस है, बी ये गैस है, सी ये गैस है, डी ये गैस है। ठीक है, ऐसा होगा? Yes, हाँ sir. सर। yes sir, इसके लिए केसी डिफाइन होगा। केसी क्या होगा? एक की कंसेंट्रेशन की पावर में ए, सॉरी ये हमेशा ए को लिख देता हूं, सी की कंसेंट्रेशन की पावर में सी, डी की कंसेंट्रेशन की पावर में डी, अपॉन ए की कंसेंट्रेशन की पावर में ए और बी की कंसेंट्रेशन की पावर में बी। ये कंसेंट्रेशन कहाँ डिफाइन हुई है? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे। ए के कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, इन सब के कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम एकदम से आ जाएगा? ये टाइम के साथ आता है। टाइम के साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ आएगा ना, रिएक्शन हो रही है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। देखो जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका लाइफ में सिर्फ एक ही एम होता है, क्या? इक्विलिब्रियम अचीव करना। इक्विलिब्रियम को अचीव करना, बस, इसके अलावा कोई एम नहीं है। अब ऐसा ही एक हमारे पास एक टर्म डिफाइन होती है क्यू, जिसको क्यूसी बोल देते हैं, क्योंकि केसी बोला इसलिए क्यूसी। वो भी सेम यही होता है, वो भी सेम यही होता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? क्यूसी इक्विलिब्रियम पे ये है एट एनी इंस्टेंट। देखो क्यू जो है वो हर टाइम पर डिफाइन होता है कि भाई मान लो रिएक्शन चल रही है तो एक सेकंड पर क्यू क्या है, दूसरे सेकंड पर क्यू क्या है, तीसरे सेकंड पर क्यू क्या है, चौथे सेकंड पर क्यू क्या है। क्यू हर टाइम पर डिफाइन है, बट इक्विलिब्रियम सिर्फ, सॉरी जब, और के सिर्फ इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर डिफाइंड है। तो जैसे देखो रिएक्शन का एम क्या होता है? इक्विलिब्रियम अचीव करना। वैसे ही क्यू का लाइफ में क्या एम है? क्यू का लाइफ में एम क्या है कि के इक्वल हो जाऊं मैं? बोलो। नहीं समझा। अरे देखो क्यू का वैल्यू चेंज होता रहेगा, कब तक? हर टाइम पर क्यू डिफाइन होता है, क्यू का वैल्यू चेंज होता रहेगा कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम ना। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तो सबकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना, फिर तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ सर।
तो Q का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मतलब रिएक्शन का एम क्या है? इक्विलिब्रियम अचीव करना। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? के के। तो Q का लाइफ में क्या एम है? किसके इक्वल हो जाना? के के इक्वल। अब जैसे मान लो 3 पार्ट होते हैं, हम बोलते हैं कि जब Q के इक्वल होता है तब हम लोग बोलते हैं हम लोग कहाँ आ गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे। एक बार ऐसा है Q के से छोटा है, एक बार ऐसा है Q के से बड़ा है। अब देखो रिएक्शन का एक ही एम है इक्विलिब्रियम अचीव करना, और Q का एक ही एम है के इक्वल हो जाना। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करता हूं और उस टाइम पर मैंने Q निकाल लिया, फिर मैंने देखा कि Q मेरा अभी भी के से छोटा ही है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड में जाएगी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई? देखो, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है तो। देखो अगर Q छोटा है, Q छोटा होने का मतलब क्या है? Q के से छोटा होने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी है और न्यूमरेटर वाली टर्म छोटी है, तभी तो Q छोटा होगा। यस सर। ये वाली टर्म तो बड़ी है और ये वाली टर्म छोटी है। अब बताओ A और B की कंसेंट्रेशन कैसे कम होगी और C और D की कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। हाँ सर। तो इसलिए जब Q छोटा होता है K से तब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। ऐसे अगर मान लो हमने किसी इंस्टेंट पर देखा रिएक्शन में Q बड़ा है K से, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में। अब Q बड़ा हो गया है K से बड़ा Q कभी हो सकता है जब ऊपर वाली चीज, न्यूमरेटर वाली चीज बड़ी हो और डिनोमिनेटर वाली चीज छोटी हो। ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तभी तो वो K से बड़ा होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ऊपर वाली टर्म छोटी हो जाएगी, पीछे वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए बैकवर्ड में जाएगी। समझे? यस यस सर। सर। अब देखो दो तरीके होते हैं रिएक्शन को पता लगाने के लिए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। देखो अब रिएक्शन, देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, हमेशा हमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। इफ रिएक्शन स्टार्ट्स ओनली विथ रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्शन को हमने सिर्फ रिएक्टेंट की हेल्प से स्टार्ट किया तो रिएक्शन की मजबूरी है किस डायरेक्शन में जाना? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो हम बोलेंगे देन रुको then reaction will move in forward direction। उस टाइम पर देखो हमें कोई सोचना ही नहीं है कुछ भी कि Q क्या है K क्या है। उस टाइम रिएक्शन की मजबूरी है कि भैया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। अब मान लो दूसरा केस, इफ रिएक्शन स्टार्ट्स ओनली विथ प्रोडक्ट्स। देखो प्रोडक्ट कैसे होगा, रिएक्टेंट कैसे होगा? हमें इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन गिवन होगी, जो इधर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। जो इधर लिखे होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक खासियत है, हमेशा क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होगी ही होगी। अब रिएक्शन सिर्फ प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई है तो रिएक्शन की मजबूरी है किस डायरेक्शन में जाना? बैकवर्ड। देन रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फिर हम लोग इस फंडे का यूज करके कब निकालेंगे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है कौन सी में नहीं? जब रिएक्शन में क्या हो, बोथ साइड से स्टार्ट हो सकता है। हाँ नहीं, जब रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट भी दिया हो और कुछ प्रोडक्ट भी दिया हो, कि रिएक्शन जब स्टार्ट करी तब कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट भी डाल दिए, कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट भी डाल दिए, तब हमें सोचना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। समझे मेरी बात? हाँ सर। चलो अब इसके लिए तुम्हें मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, बेसिक सा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरा
रिएक्शन है ए और बी ऐसा, उसका T इक्वल टू 0 पर इसके कंसेंट्रेशन 2 दे रखी है, इसके कंसेंट्रेशन 1 दे रखी है। T इक्वल टू 0 पर ही ऐसा ही दे रखा है कि T इक्वल टू 0 पर ही इतना है, मतलब ये सब डाल के हमने स्टार्ट किया। तो बोला है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ए और बी की कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ करो फॉर k इक्वल टू हाफ के लिए एक बार ये ग्राफ बनाओ, एक बार k इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बनाओ, एक बार k इक्वल टू 1/4 के लिए ग्राफ बनाओ। समझे? अब देखो रिएक्शन में मैं ही बना के बताऊंगा तुम्हें, है ना, तुम्हें अभी बनाने दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही कुछ कुछ डाल दिया है, तो एट t इक्वल टू 0 रिएक्शन का Q क्या होगा? कितना होगा बोलो? 1/2। 1/2 मतलब देखो Q तो किसी भी इंस्टेंट पर डिफाइन है। अब पहला ग्राफ बनाते हैं हम लोग कब? जब हमारा वैन जब क्या हो k इक्वल टू हाफ हो। अब देखो रिएक्शन में Q भी हाफ था और k भी हमें हाफ दे दिया, मतलब Q इक्वल टू k है, तो मतलब हम कहां बैठे हैं? इक्विलिब्रियम पर। हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर ही बैठे हैं, रिएक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा, मतलब इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। तो देखो तुम बोल सकते हो कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा, कैसा? ऊपर तो ए का Linear. कंसंट्रेशन और नीचे बी का कंसंट्रेशन। ये बी का कंसंट्रेशन नीचे क्यों लिख दिया सर आपने? वो कम था। अरे बी का कंसंट्रेशन 1 था, ए का 2 था, इसलिए ऐसा है। ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर, मतलब इनके कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। पहली बात क्लियर है? हाँ सर। केस 2 व्हेन k इज इक्वल टू 1। अब देखो मेरा Q तो हाफ था, k मेरा 1 है, तो Q k से छोटा है, तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, बट इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। Forward. रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक सेकंड रुकिए, पेपर ऐड कर लेता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना? मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, बट ठीक ठाक मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो लिख के आए। अब देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा आज वाले लेक्चर में, आज वाले लेक्चर के बाद एक बार और थोड़ा सा इसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसका रिकॉर्डिंग, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसानी से इक्विलिब्रियम समझ आता नहीं है बच्चों को। अब देखो इसके t इक्वल टू 0 पर ये 2 था, ये 1 था। अब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो मान लो हम लोग इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पर, तो फॉरवर्ड में जाएगी तो इसके मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे। मान लो इधर से x मोल कम हुआ, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 1 + 1 x। + x। x मोल और बन जाएंगे, पहले 1 था अब x और बन गए। देखो x से x ही क्यों बने? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से 1 ही बनता है, इसलिए x से x ही बनेगा। अगर उधर से x कम हुआ है तो इधर भी x बनेगा। अब देखो k क्या होगा? k होगा कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। पावर में 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 है। कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, पावर में 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब k का वैल्यू कितना है? 1। k का वैल्यू यस 1 है। b का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 + x अपॉन 2 - x। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 0.5। तो a का कंसंट्रेशन क्या आ गया इक्विलिब्रियम पर, बता सकता है कोई? 1.5। और b का? 1.5। देखो ग्राफ क्या आएगा? हम बोलेंगे a का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 2 था और b का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 1 था और बीच में कहीं 1.5 वाली लाइन है। अब क्या हुआ होगा? ये डॉटेड लाइन तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं। A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आ गया है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब सीधी लाइन जाएगी।
और बी का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा और वो भी इक्विलिब्रियम पर 1.5 फी हो रहा है। देखो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है कि दोनों के कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो गए हैं और 1.5 पर इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए वो क्या हो गया यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या अचीव हो गया हमें इस टाइम पर? इक्विलिब्रियम। समझे मेरी बात? यस सर। देखो जो थर्ड वाला केस है ना, k इक्वल टू 1/4, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मैं जब तक पानी पी के आता हूँ, ठीक है? बोलो। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। बन गया ग्राफ? बोलो। यस सर। कैसा ग्राफ बनेगा? सर x तो 2/5 आया, x 2/5 आया तो आ, मतलब वो जैसे हमने पहले बनाया 2 से नीचे, वैसे ही 1 से भी नीचे ही जाएगा। का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा? a का? हाँ। ए का बढ़ेगा, बी का? बी तो कम कम होगा। होगा। देखो हम बोल रहे हैं Q क्या है, बड़ा है K से, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड में। बोलो। यस सर। हाँ सर। बैकवर्ड में जाएगा तो मान लो बैकवर्ड में कैसे जाएगा, ये तो t इक्वल टू 0 पता, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, मान लो ए बी में से x कम हुआ तो a में x कनेक्ट हो जाएगा, मतलब a x और बन जाएगा क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है। अब k क्या होता है, b एट इक्विलिब्रियम अपन a एट इक्विलिब्रियम, मतलब 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4, तो x का वैल्यू सर कितना 2 आएगा, प्लस 0. ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो A का कंसेंट्रेशन क्या आ गया इक्विलिब्रियम पे 2.4, B का कंसेंट्रेशन कितना आ गया इक्विलिब्रियम पर 0.6, ऐसा ही होगा। हाँ सर। अब देखो A का कंसेंट्रेशन 2 था, B का कंसेंट्रेशन 1 था। A का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हुआ और 2.4 पर आकर कांस्टेंट हो गया। B का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हुआ और 0.6 पर आकर कांस्टेंट हो गया।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा कम ही होगा, प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा ही होगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, समझे? हाँ सर। चलिए अब एक ली चैटली प्रिंसिपल और पढ़ा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी देखेंगे हम लोग। एक बार देख लेता हूँ मैं ली चैटली प्रिंसिपल। सर सर अगर वो a इक्वल्स टू 2b या फिर 2a इक्वल्स टू b होता है अभी देखो देख लेंगे ना, 2b 2a होगा जो सब देख लेंगे, कोई ऐसा मतलब बहुत अलग सा कुछ नहीं होगा उसमें भी। एक और देख लेता हूँ मैं ली चैटली प्रिंसिपल, फिर खत्म करते हैं। फिर अरे यार देखो एक लास्ट चीज और पढ़ा देता हूँ मैं मेरी तरफ से, फिर एनसीईआरटी को नजर मारेंगे। क्या ये लिखा है ना एनसीईआरटी में ली चैटली प्रिंसिपल? यस हाँ सर। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल देखो इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख देता हूँ पहले। स्टेटमेंट है इफ अ चेंज इज अप्लाइड, है ना, इज होगा, इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम at the equilibrium, then equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change applied, and the equilibrium is reestablished. Established की स्पेलिंग कहाँ हो गई? Reestablished under the new condition, है ना? अब देखो मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, A प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, सारे ही गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है यहाँ पर? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ऐसा ही है, बोलो। यस सर अब देखो क्या है, हमने बोला है इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम at the equilibrium, then equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change applied and the equilibrium is reestablished under the new condition। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम के साथ कुछ भी किया है छेड़छाड़, तो इक्विलिब्रियम आपका अपोज करेगा। आपने इक्विलिब्रियम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी है तो इक्विलिब्रियम आपका अपोज करेगा। कैसे? पहला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ का क्या हमारे को इफेक्ट दिखेगा? तो पूरी की पूरी नजर है ना इस इक्वेशन पर तुम्हें लगा के रखनी, इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे पूरी नजर बना के रखो। मान लो मैं इक्विलिब्रियम पर जाके क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम पे जाके मैंने उसमें से सी थोड़े से निकाल लिए, सी की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। मैं गया इक्विलिब्रियम में से जाके मैंने सी निकाल लिया थोड़ा सा, मतलब मैंने सी की कंसंट्रेशन को कम कर दिया। तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? इक्विलिब्रियम सी के कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा। यस सर। क्योंकि हमने जो किया है उसका उल्टा ही वो करेगा हमेशा। इक्विलिब्रियम हमेशा वही करेगा जो हमने किया है उसका उल्टा। अगर आपने सी की कंसंट्रेशन कम करी तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि सी की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊं। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी कि सी की कंसंट्रेशन बढ़ जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम पे जाके सी की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश्ड होगा। रीस्टैब्लिश होने के लिए वो क्या, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड
अब फॉरवर्ड। मान लो इसके अलावा सपोज करो और भी बहुत सारे तरीके छेड़छाड़ करने के, जैसे मान लो कंसंट्रेशन मैंने क्या करा, इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन में, मैंने थोड़ा सा डी जाके और मिला दिया, मतलब डी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, कम करेगा। डी बैकवर्ड। की कंसंट्रेशन को कम करना, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी डी की कंसंट्रेशन कम हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। मान लो सपोज करो मैंने इक्विलिब्रियम में से बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मैं गया और मैंने जाके बी और मिला दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए ताकि इक्विलिब्रियम वापस से एस्टैब्लिश्ड हो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो समझे ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब क्या है। हाँ सर। तो ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन था, इसके अलावा और भी देख सकते हैं हम लोग, लाइक जैसे देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा प्रेशर से ही देखना है, हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम, चाहे प्रेशर का इफेक्ट हो तो प्रेशर से देखना है, वॉल्यूम का इफेक्ट हो तो भी प्रेशर से देखना है। प्रेशर बढ़ाना मतलब वॉल्यूम को कम करना, या फिर प्रेशर घटाना मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, ये दोनों बातें एक ही है ना। अब मान लो मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, एक बार सपोज करो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, एक बार सपोज करो डेल्टा एनजी लेस देन 0, एक बार सपोज करो डेल्टा एनजी इक्वल टू 0। इसमें भी सेम, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0। मान लो मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब गैस के मोल किधर ज्यादा है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ज्यादा। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब सी प्लस डी का वैल्यू ज्यादा है ए प्लस बी से, मतलब प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा है, बोलो। हाँ Yes. सर। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा है। अब गैस के मोल प्रोडक्ट में ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि गैस की साइड पे, सॉरी, गैस के मोल प्रोडक्ट में ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट है, क्योंकि जहां पर गैस के मोल ज्यादा उधर प्रेशर ज्यादा, यही मतलब है। अरे जिधर गैस ज्यादा होगी उधर ही तो प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ सर। मतलब वॉल्यूम से मत देखो, सिर्फ प्रेशर से देखना है ना, सिर्फ प्रेशर से कि भाई हम बोलते हैं कि गैस जब प्रोडक्ट जब ज्यादा बनता है तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि गैस के जो मोल्स है वो प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में कम है, ठीक है। तो अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, कम करें। प्रेशर को कम करना चाहेगा। प्रेशर कम कैसे होगा, कौन सी डायरेक्शन में जाए जब प्रेशर कम होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल ज्यादा है इसलिए बैकवर्ड में जाएगा। अगर मान लो डेल्टा एनजी क्या है मेरा नेगेटिव है, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर कम करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। समझ में आ रही है ये बात। यस सर। और इधर इसमें बोलते हैं हम लोग डेल्टा एनजी 0 होगा तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग, ना फॉरवर्ड में जाएगा ना बैकवर्ड में। सेम ऐसा ही अगर ये होगा तो इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है, प्रेशर कम किया है तो फॉरवर्ड में जाएगी, इसमें बैकवर्ड में जाएगी, और इसमें नो शिफ्टिंग। समझ में आती है इतनी बात, बोलो। यस सर। थर्ड पॉइंट है मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ना, टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। तो देखो हम बोलते हैं पहली चीज, हर रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ डिफाइन होता है, मतलब दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बोलो। अब बताओ तुम मतलब खुद से सोच के बताओ, एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन मतलब डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। अब मान लो रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए, बताओ।
फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड में जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, और टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी दी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। और उसका उल्टा कर दोगे, टेम्परेचर घटाओगे तो बैकवर्ड में जाएगी। अगर रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में, क्योंकि उसको तो एनर्जी नहीं चाहिए, उसको तो हीट रिलीज करनी है। मतलब अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो हम रिएक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड में। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। पर देखो हमने एक चीज और लिखी है कि के होता है, के वो किसका फंक्शन होता है? किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। नहीं, टेम्परेचर का मैंने बताया तो था, के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर ए गिवन रिएक्शन। यस सर। अब यहाँ पर तो टेम्परेचर तुम चेंज कर रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो। तो एक चीज याद रखना, फॉर एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो के घटता है। और फॉर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम हो जाएगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो के बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक में के और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं, एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बोलो। यस। अब है हमारा फोर्थ केस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है, जिसमें समझने में सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्या? इफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ गया और हमने इनर्ट गैस लाकर ऐड कर दी। इनर्ट गैस लेके आए और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में लाके ऐड कर दी। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? ग्रुप 18। ग्रुप 18 की गैस नहीं, इनर्ट गैस का मतलब ऐसी गैस जो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर से क्या हो, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर से रिएक्ट ना करे। ठीक है, अब इसमें देखो केस 1 क्या है कि मैंने गैस किस पर ऐड करी है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मतलब मैंने वॉल्यूम चेंज नहीं करा। मतलब मेरा जो कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रही है वो कैसा कंटेनर है? एक क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर है, क्लोज्ड और रिजिड कंटेनर है ना। अब इसमें क्या है, ऑलरेडी गैसेस का एक मिक्सचर है, ऑलरेडी गैसेस का एक मिक्सचर है ना, गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। मान लो उसमें ए गैस, बी गैस, सी गैस और डी गैस, ये चारों गैस इक्विलिब्रियम में है। और मैंने बाहर से लाके एक इनर्ट गैस मिला दी, इनर्ट गैस लाके मिला दी, मान लो ई गैस लाके मैंने बाहर से मिला दी। जो इसमें आएगी ना तो कोई इनसे रिएक्शन नहीं करेगी, बट अंदर एक प्रेशर तो क्रिएट करेगी। बोलो। यस सर। हम बोलते हैं इनिशियली जो इनिशियल टोटल प्रेशर है वो कितना है? मान लो वो P है, और आफ्टर एडिशन जो फाइनल टोटल प्रेशर होता है वो P डैश होता है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? P डैश। P डैश। अब देखो जो K होता है ना, K की वैल्यू से ही सब कुछ डिफाइन होता है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इनर्ट गैस लाके ऐड करी और कुछ भी नहीं किया है। तो देखो अगर मान लो सपोज करो मैं ए का पार्शियल प्रेशर देखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनिशियली, तो क्या होगा? उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। यही तो होता है पार्शियल प्रेशर, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, जो पी माना था मैंने। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ही तो पार्शियल प्रेशर होता है। हाँ सर। अब मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं, ए के रिस्पेक्ट में फाइनली क्या होगा? उसके खुद के मोल वो तो अभी भी वही रहेंगे। अपॉन टोटल मोल क्या है? वो अब मान लो एन डैश टी हो गए, और टोटल प्रेशर क्या है? वो अभी पी डैश टी हो गया। अब देखो टोटल मोल भी बढ़ गए, क्यों? क्योंकि मैंने जब गैस का एक और एडिशन कर दिया तो टोटल मोल तो बढ़ गए ना, और टोटल प्रेशर भी बढ़ गया। क्या हमें पता है दोनों किस रेशो में बढ़े हैं? क्या सेम रेशो में बढ़े या नहीं बढ़े, या फिर अलग अलग रेशो में बढ़े हैं? देखो हमें एक्चुअल में P अपॉन एन टोटल का रेशो निकालना है। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो P बाय एन किसके प्रोपोर्शनल है या किसके इक्वल है? आरटी बाय वी के।
हमारा आर कांस्टेंट है, हमारा कंटेनर का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है क्योंकि बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इनर्ट गैस डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं बदल रहे। तो P बाय N का वैल्यू क्या रहा मेरा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब P अपॉन एन टी और P डैश अपॉन एन डैश टी का वैल्यू क्या है? सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा इनिशियली जो ए का पार्शियल प्रेशर था और फाइनली जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? इक्वल होंगे, इक्वल है। अब देखो इस चीज को ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अरे यार तुमको मैंने वही ना, तुमको डाल्टन्स लॉ नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें पता नहीं। ये सब ये जो मैंने लिखा है तुम्हें समझ आया? ये बोलो। हाँ नहीं सर। आया होगा ना? आया समझ? हाँ सर। ठीक है। तो देखो अब हमारा पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ है और केपी की टर्म्स में हमेशा पार्शियल प्रेशर ही आता है, बोलो। हाँ सर। यस। और देखो मैं तुम्हें बता देता हूं पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब खुद का कुछ प्रेशर होता है ना, जो खुद का पर्सनल जो प्रेशर है वही तो पार्शियल प्रेशर होता है। तो हमने जब इनर्ट गैस ऐड करी तो इनके कुछ पर्सनल प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करी क्या? इनर्ट गैस ने तो बस खुद का एक प्रेशर जनरेट किया और टोटल प्रेशर को बदल दिया ना, पर्सनल प्रेशर से तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि वो तो इनर्ट है। तो हम हाँ बोलेंगे तो हम बोलो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा इक्विलिब्रियम पर? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ा। केस 2, केस 1 हमने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर, केस 2 क्या है, कहां पर मिला रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस कैसे मिलाई जा सकती है? ऐसे हमारे पास क्या एक कंटेनर है, उस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, उस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है ना। वो पिस्टन कैसा है? फ्लेक्सिबल पिस्टन है जो मूवेबल है, इजीली मूव कर सकता है। उसमें ऑलरेडी क्या है, वही चारों गैसेस एबीसीडी का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। अब उसमें मैंने इनर्ट गैस डाल दी, तो इनर्ट गैस डाल दी, ऊपर से फ्लेक्सिबल पिस्टन है जो इजीली मूव कर सकता है, तो इनर्ट गैस डालेंगे तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा, बट इस प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए पिस्टन किधर मूव होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। तो तुम मुझे एक चीज बताओ, अल्टीमेटली तुमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, कौन से प्रेशर को कांस्टेंट रखा? इस पूरे सिस्टम के प्रेशर को। तो तुमने सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करा? अल्टीमेटली करा क्या? वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब बताओ मुझे, तुमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मिक्सचर क्या था? ए बी सी डी ए मिक्सचर थे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना, इनटू रुक जाइए ऐसे नहीं करते। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? ए के मोल इनटू आर इनटू टी अपॉन वॉल्यूम, यही तो होगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी ए के मोल अपॉन एन ए इंटू आर इंटू टी बाई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम एन ए के मोल कांस्टेंट है, तुमने बस प्रेशर वॉल्यूम को ऊपर बढ़ाई तो ए के मोल तो अभी भी कांस्टेंट है, बोलो। हाँ सर। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम तो तुमने बढ़ा दिया ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? कम इंक्रीज। कम हो जाएगा, है ना। ए का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब एक्चुअल में तुमने क्या किया है? एक्चुअल में तुमने पार्शियल प्रेशर्स है ना, उनको क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है। अब कोई मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि पार्शियल प्रेशर सारे डिक्रीज हो रहे हैं बट फिर भी प्रेशर ओवरऑल कांस्टेंट है, ये क्या है? ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो सर, क्या हो रहा है? कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं बताऊं क्या हो रहा है? हाँ सर। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले एक इतना सा कंटेनर था जिसमें ए बी सी डी चारों गैस मिलकर कुछ प्रेशर लगा रही थी, है ना। मान लो ये कंटेनर था 5 लीटर का, ठीक है।
अब मान लो ए का प्रेशर था 5 एटीएम, बी का प्रेशर था 5 एटीएम, सी का प्रेशर था 5 एटीएम, डी का प्रेशर था 5 एटीएम। इनके इंडिविजुअल प्रेशर कितने थे? 5 एटीएम, पर्सनल प्रेशर सबके। तो टोटल प्रेशर कितना हो रहा था? 20 एटीएम। 20 एटीएम। अब मैंने इसमें एक इनर्ट गैस डाली, एक्स्ट्रा एक और गैस डाली, ए बी सी डी तो उठाई, एक एक्स्ट्रा गैस और डाली, और मैंने जब एक्स्ट्रा गैस डाली तो इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका वॉल्यूम मान लो 10 लीटर चला जाता है, डबल हो जाता है। तो इन सब के इंडिविजुअल प्रेशर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हाफ। और जो ई ने अपना प्रेशर जनरेट किया वो 10 एटीएम का किया, तो ओवरऑल प्रेशर अभी भी कितना है? 20 एटीएम। आप समझ आई मेरी कहानी क्या है? यस सर। कहानी ये है कि ए और बी सी डी का जो इंडिविजुअल प्रेशर थे वो कम हो गए, बट ओवरऑल प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर कम हुआ उसको किसने कंपनसेट कर दिया? ई ने। ई ने। ठीक है, मतलब हमने ओवरऑल प्रेशर को कम ही किया है इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर कम होने का मतलब जब डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन पॉजिटिव हो तो फॉरवर्ड में जाती है, जैसा हमने पहले देखा था। डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, और जब डेल्टा एन जी 0 हो तो रिएक्शन में नो शिफ्टिंग होती है। समझे मेरी बात? बोलो। तो ली चैटली प्रिंसिपल समझ आया? यस सर। चलो अब सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लो। अब एनसीईआरटी से मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, देखो क्या हमने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी निकाल लो सभी लोग। देखो है ना, मैं एक एनसीईआरटी, चलो यार एनसीईआरटी निकाल लो, है ना, मैं वैसे ही बोल दूंगा। हाँ सर निकाल लो। निकाल लिया? यस। हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 7.1। 7.1 क्या लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस। देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है, जो लिखा है वो पढ़ देता हूं मैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड इफ वी एग्जांपल सम फिजिकल प्रोसेसेस। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग फेजेस चेंजेस का इक्विलिब्रियम लिख दिए कि भाई सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम हो सकता है, या फिर सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम हो सकता है, जिसको सब्लिमेशन वगैरह भी बोलते हैं हम लोग, है ना, सॉलिड और गैस वाली। अब इसने सबसे पहले बात करी है कौन से इक्विलिब्रियम के बारे में? सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखो इसने है ना एक बड़ी ही घटिया सी एक कहानी गा दी इसमें कि ऐसा 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 होता है। अब मान लो, क्या सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम किसी भी टेम्परेचर पर आ जाएगा या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आता है? पर्टिकुलर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? नहीं Boiling सॉरी, point. बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अगर फॉरवर्ड की डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। Melting point. मेल्टिंग और पॉइंट। अगर बैकवर्ड की डायरेक्शन से देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? Boiling point. फ्रीजिंग फ्रीजिंग फ्रीजिंग, फ्रीज होगा ना वो। तो देखो हाँ जब तो ऐसा लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कौन से टेम्परेचर पर आएगा? मेल्टिंग पॉइंट पर। और अगर जब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं सॉलिड से H2O लिक्विड से सॉलिड, तो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है। अब जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वाला जो पैरा लिखा है ना पूरा, इसको है ना तुम पढ़ लो एक बार जल्दी से और मुझे बता दो कोई दिक्कत है। मतलब इन्होंने वही फालतू बकवास बहुत ज्यादा लिखी हुई है, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, कुछ इतना खास कुछ लिखा नहीं है।
पढ़ लिया क्या? हाँ बोलो। यस सर। अब देखो इसने है ना एक और चीज बोली है ना, नेक्स्ट 7.1.2 पर क्या बोला है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब सिंपल सी बात है, जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा, वेपर का मतलब गैस, वो किस पॉइंट पर आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके लिए क्या करा है इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, बड़ा ही घटिया सा एक्सपेरिमेंट किया जिसका कोई सेंस नहीं, मतलब ऐसा बताने से क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। दिख रहा है तुम्हें? एक डायग्राम से दिख रहा होगा, बोलो। हाँ सर। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को मैं मोटा मोटा बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि इन्होंने क्या किया है ना। एक सेकंड रुकिए। मतलब मैंने खैर ये पढ़ा नहीं है, ये पैरा क्या बोल रहे हैं ये, बट मुझे पता है इन्होंने यही लिखा होगा। इन्होंने क्या लिखा है देखो, जो राइट वाला है उसको मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये जो इसमें एक पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस पानी को ना हीट कर रहे होंगे यहाँ से ना, हल्का हल्का हीट कर रहे होंगे। और कितने डिग्री तक हीट करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करेंगे, इससे ऊपर हीट नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। या फिर मतलब 100 डिग्री नहीं, एक्चुअल में बॉइलिंग तक है ना, किस टेम्परेचर तक हीट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो वो आता है इक्विलिब्रियम। बोलो। अब यहाँ पर एक प्रेशर मेजरमेंट का स्केल लगाया हुआ है, प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ किया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर बनेगी, बोलो। हाँ सर। अब देखो क्या होता है, कभी भी किसी यू शेप की ट्यूब में तुम कुछ भी लिक्विड भर दो, इसमें मर्क्यूरी फिल होगा, तो जब वो इक्विलिब्रियम पर रहता है ना, तो दोनों का जो लेवल होता है ना वो हमेशा इक्वल रहता है। ऐसा ही होता है, जब जब तक कुछ ना करे तब तक ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पर वेपर बनेगी, तो वेपर यहाँ से जाएगी और वेपर क्या करेगी, इसको प्रेशराइज करेगी, यहाँ पर धक्का लगाएगी, क्योंकि वेपर की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हुआ। हाँ सर। तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊपर। हाँ सर। और एक टाइम आएगा कि जो इसका लेवल है ना ऊपर जाने वाला, ये लेवल ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो H2O लिक्विड था और जो H2O गैस था, अब उसमें जो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर है वो चेंज नहीं हो रहे। H2O गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसलिए इधर जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, एक लेवल पर आकर कांस्टेंट हो गया। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, समझे? बोलो। और नेक्स्ट लिखा है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। उसमें भी वही चीज है कि सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, किस टेम्परेचर पर आ जाते हैं, वही सब्लिमेशन वाले टेम्परेचर पर वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। समझ गए? हाँ सर। उसके आगे लिखा है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। अब भैया ये पता नहीं यहाँ पर क्यों लिख दिया, एक्चुअल में बताते तो सरफेस केमिस्ट्री में है, पर देखो मैं पढ़ देता हूँ ना। 7.1.4 क्या है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। मतलब हम लोग लिक्विड में एक बार सॉलिड मिलाएंगे, लिक्विड में एक बार गैस मिलाएंगे। तो पहला है सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड मतलब किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में। तो क्या बोला है, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी कैन डिसॉल्व ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ना। If we make a thick sugar syrup by dissolving sugar at high temperature, the sugar crystals separate out. If we cool the syrup
to the temperature if we call it a saturated solution when no more of solute can be dissolved in it at a given temperature. The concentration of the solid in the depend upon the temperature in a saturated solution. Dynamic room exist between solid and molecule. ठीक है। चलो, if we equally date the equilibrium confirmed with the help of radioactive sugar. If we drop some radioactive sugar in the saturated solution, the non-radioactive sugar, after some time the radioactivity of the both the solution and solid sugar and no sugar in a molecule. ठीक है, but dynamic equilibrium. अब देखो ये क्या बोल रहा है, बड़ा ही खतरनाक चीज लिखी है इसने। बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पर भी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे हमने क्या लिया, हमने एक लिक्विड लिया है ना, उसमें हम सॉलिड मिला रहे हैं ना, तो देखो सॉलिड तुम हाई टेम्परेचर पर मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉलिड का उस लिक्विड में डिसॉल्व होना रुक जाएगा। मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड, क्योंकि उसके बाद वो मिलेगा नहीं, हाई टेम्परेचर पर मिला रहे हैं। फिर उसके बाद जब उसको तुम ठंडा करोगे तो क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पर मिल गया था बट ठंडा करोगे तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, किसके, सॉलिड के, है ना। ऐसा ही तो होता है, अगर तुम लोग शुगर को मिलाओ पानी में गर्म करके, बिल्कुल जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना चाशनी, चाशनी बोलते हैं, चाशनी मतलब समझ, Yes, sir. अगर तुम उस चाशनी को ठंडा कर दो तो वो व्हाइट व्हाइट से क्रिस्टल जम जाते हैं ना उसमें, बोलो बोलो, ऐसा ही होता है। तो हम बोलते हैं इसमें क्या है, जो शुगर है पहले किसमें थी, शुगर सॉल्यूशन में थी, फिर उसके बाद शुगर किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में आ गई। Solid. तो शुगर सॉल्यूशन में थी और सॉलिड में थी, इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, कि जितनी जो क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस है ना, वापस क्रिस्टल बन रहे, एक टाइम के बाद रुक जाता है, रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी शुगर वापस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, कुछ शुगर में, कुछ सॉल्यूशन में भी रहेगी और कुछ सॉलिड में भी रहेगी। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो हमारा जो शुगर है दोनों में इसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हम लोग एक अलग टाइप का शुगर डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव शुगर, ऐसा ही लिखा है इसमें। पहले हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, अब उसमें हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाला। तो पहले जो सॉल्यूशन वाली शुगर थी उसमें रेडियो एक्टिव शुगर थी क्या, नहीं थी ना, वो तो हम अब मिला रहे हैं। अब हमने रेडियो एक्टिव शुगर भी डाल दी, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, एक तो शुगर सॉल्यूशन में भी है और एक शुगर किस में है, सॉलिड स्टेट में भी है, तो हम लोग देखेंगे कि एक टाइम के बाद जो रेडियो एक्टिव शुगर जितनी सॉल्यूशन में है उतनी ही सॉलिड फेज में, मतलब दोनों में इसका कंसेंट्रेशन क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। पहले थी नहीं, बट अब अगर हमने डाल दी तो कुछ सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड में, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। समझे सर ये रेडियो एक्टिव शुगर क्या हो? मतलब एक अलग टाइप की शुगर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए दोनों शुगर को, दोनों क्या उनका अमाउंट कांस्टेंट है या नहीं, बोलो। हाँ सर। सेम ऐसा ही गैसेस एंड लिक्विड में कि भाई तुम्हें ना किसी प्रेशराइज कर करके लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करते जाओ, प्रेशराइज कर करके लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते जाओ। अब प्रेशर को जब हटाओगे, प्रेशर को रिलीज करोगे, तो जो गैस है जितनी बाहर निकलेगी और जितनी अंदर है उनमें एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब जो गैस जो है जितनी लिक्विड फेज में है और जितनी गैस बाहर गैस फेज में निकली है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतनी ही बात लिखी है। और एक्चुअल में ये मुझे पता नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यों पढ़ा रहे हैं, इस चीज को तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में वापस से पढ़ेंगे ना 12th में। तो जितनी गैस अंदर है उतनी ही गैस बाहर रहेगी, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अमाउंट एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल रहा मैं, समझ रहे हो। हाँ। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमने कहां तक पढ़ लिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, ये सब पढ़ लिया है, के पढ़ लिया है, रिलेशन पढ़ लिया है, गैसी सिस्टम में पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया हमने। हमने ना ये नहीं पढ़ा 7.6.1, ये पढ़ लेते हैं।
क्या लिखा है? प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसमें क्या बोला है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। The numerical value of equilibrium constant for a reaction indicate the extent of reaction, but it is important to note that equilibrium constant does not give any information about the reaction at which equilibrium is reached. The magnitude of is directly proportional to the concentration of product. ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि K का वैल्यू क्या है। K का वैल्यू डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेगी। K का वैल्यू हमें ये नहीं बता सकता कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। सपोज करो कोई रिएक्शन है AB प्लस CD गिव्स C प्लस D और K का वैल्यू मान लो 10⁵ है, तो बताओ रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है? तभी K का वैल्यू इतना ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है तभी तो K का वैल्यू ज्यादा है। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट। और हम लोग इस केस में ऐसा भी बोलते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है, 100% नहीं हुई है, मतलब 98% तक कंप्लीट हो गई हो, 99% तक कंप्लीट हो गई हो, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेगी। मतलब ऐसा होगा कि रिएक्शन ऐसी हो जाएगी कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल कि इसके स्टार्टिंग में 100 मोल लिए, इनके 0 तो इक्विलिब्रियम पर इसका 0.1 मोल बचेगा, इसका 0.1, इसके बच जाएंगे 99.9, इसके बन जाएंगे 99.9। तो हम बोलेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पर रिएक्टेंट तो थोड़े से ही बचे। बोलो। ऐसे ही मान लो सेम रिएक्शन है, अगर मान लो उसमें K का वैल्यू बहुत कम है, सपोज करो 10⁻⁻5 है, अब कौन ज्यादा बच जाएगा? रिएक्टेंट। तो जैसे मान लो 100 और 100 थे, 0 थे, तो इक्विलिब्रियम पर ये 99.9 ये 0.1 और 0.1 ऐसा होगा। मतलब रिएक्शन थोड़ा सा ही हुआ है। रिएक्शन हम लोग बोलेंगे रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। रिएक्शन जैसा एनसीईआरटी में लिखा, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, मतलब रिएक्शन बहुत थोड़ा सा ही फॉरवर्ड गया है, पूरा जैसा है एज इट इज वैसा ही बैठा है। तो K का वैल्यू जितना ज्यादा होता है रिएक्शन, उतना ही ज्यादा टेंडेंसी होता है रिएक्शन का कौन सी डायरेक्शन में जाने का? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो K के वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझ गए? हाँ सर। ठीक है। यार ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, मतलब जितना मोटा था ना वो तो पूरा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन बचा यार, वो तुम लोग है ना खुद से पढ़ लो। मतलब उसको पढ़ाने में मतलब मुझे लगता नहीं, मतलब बहुत ऊपर से उसको पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा लिखा है उसको मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2, 4, 5 घंटे लग जाएंगे। बोलो। बोलो भाई। ओके सर। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो तुम्हारे टेस्ट से पहले तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं वहां पर मतलब डील कर लूंगा कुछ भी होगा। सर टेस्ट मंडे को ही है। हाँ तो मंडे को है, तो पूरा संडे का दिन बचा है भाई, 24 घंटे से ज्यादा बचे हैं, 30-40 घंटे बचे। दुनिया बदल जाती है इतने टाइम में, तो तुम तो मंडे की बात कर रहे हो, कैसे आदमी हो? हैं? ओके सर। बहुत टाइम है, मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम है। अब तुम्हें देखो मैंने 1 घंटा 42 मिनट में पूरा चैप्टर का ब्रीफ बताया। अच्छा जो पढ़ाया वो समझ आया या मतलब ऊपर से ही चला गया सब कुछ? सर समझा सर। एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर। हेलो हाँ बोलो अर्शल कुछ बोलना चाह रहा सर, कॉन्फर्मेशन क्या होता है? कॉन्फर्मेशन। अरे भाई कैसी तो तुम ऐसी चीज पूछ लेते हो जिसको बताने के लिए पूरा समय बांधना पड़ता है, मतलब ऐसी मतलब
मतलब कैसे बताऊं यार, नहीं सर, पायरोलिसिस तक समझ गया, मतलब किसको कंफर्मेशन। समझ गया? पायरोलिसिस तक समझा, हाँ, फिर फिर आगे कंफर्मेशन नहीं समझा। यूट्यूब पे देख रहा था लेकिन समझा ही नहीं क्या। क्या नहीं समझा तू? कॉन्फर्मेशंस सर, वो 2 प्रोजेक्ट हैं। यार मतलब तू बातें दोनों ही उल्टी कर रहा है, पायरोलिसिस तक समझा, कंफर्मेशन नहीं समझा। तुम एक इनऑर्गेनिक की बात कर दी, एक तूने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर दी। सर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, कंफर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहा होगा ना, जिसमें ऐसे बने होंगे शायद, या तो या फिर ऐसे बने होंगे। हाँ सर। अब यार इसको यार मतलब 2 मिनट में मैं नहीं बता सकता। 2 मिनट में यार मैं कैसे बता दूं? देखो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाने में 15 लेक्चर लगते हैं भाई, 1.5 2 घंटे के। अब तुम बोल रहे हो कॉन्फर्मेशन बता दो, कैसे बता रहे हैं यार? मतलब क्या कोई एक लाइन बता दे आगे पीछे की, ये समझ नहीं आ रही तो फिर उसको एक्सप्लेन करने पूरा ही बोले कॉन्फर्मेशन बता दो, कैसे बताएं? बोलो। सर वो 2 प्रोजेक्शंस शॉहर्स और न्यूमन के। वो क्या होते हैं वो? हाँ सर। देखो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मान लो CH3 और इधर भी ऐसा नहीं, ऐसा लिख लेते हैं, कार्बन कार्बन, इधर मान लो कोई ग्रुप ए है, कोई ग्रुप बी है, इधर कोई ग्रुप डी है, इधर कुछ हाइड्रोजन लगा है, इधर क्लोरीन लगा है, इधर ब्रोमीन लगा है। अब देखो ये स्ट्रक्चर 3D में नहीं है, ये स्ट्रक्चर 3D में नहीं है, बट इस स्ट्रक्चर को 3D में कैसे बनाए, इसके लिए 2 प्रोजेक्शन होते हैं। एक तो होता है सॉहर्स और एक होता है क्या? न्यूमन। न्यूमैन, है ना। सॉर्स क्या बोलता है कि ऐसे बना दो। मान लो इस वाले कार्बन को 1 वाला कार्बन बोला, ये 1 वाला कार्बन ये रहा, ये रहा। इसके पीछे कौन है? हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। और ये सेकंड वाला कार्बन कौन सा है? वो ये रहा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ये रहा। इसके ए, बी और सी, डी सॉरी। अब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसी है? कार्बन के जस्ट पीछे कार्बन है, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये ए है, ठीक है। इस क्लोरीन के जस्ट पीछे ये बी है, और इस ब्रोमीन के जस्ट पीछे कौन है? ये डी है। ऐसा होता है ये, ठीक है। न्यूमैन क्या होता है? न्यूमैन कुछ ऐसा होता है। न्यूमैन में देखो ऐसा बना दिया जाता है। अच्छा, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, रोटेट कर दो। यहाँ के तो देखो HCl Br एज इट इज रखे, रोटेट कर दिया, ए को नीचे ले आए तो ये बी, इसको मैंने ऐसे घुमाया है तो बी इधर चला जाएगा और डी यहां आ जाएगा। सही लिखा है? सॉरी उल्टा लिख दिया। डी यहां आएगा और बी यहां आएगा। अब इन्हीं को चिपका दो, है ना। इस वाले कार्बन को तो क्या बोला है, ये जो बड़ा सर्कल बना है ना, ये कार्बन कौन सा है? जो पीछे है। और ये कार्बन कौन सा है? जो आगे है। मतलब ये फ्रंट वाला कार्बन है, बैक वाला कार्बन है। फ्रंट वाला कार्बन मान लो ये फ्रंट वाला कार्बन है, बैक वाला कार्बन है। इसी से इसमें कन्वर्ट करें। फ्रंट वाले कार्बन पर ऊपर कौन है? H, इधर कौन है? Cl, इधर कौन है? Br। बैक वाले कार्बन पर इधर कौन है? D, इधर कौन है? B, और इधर कौन है? A। ये बड़ा वाला सर्किल बैक वाला कार्बन है, आगे वाला डॉट फ्रंट वाला कार्बन। तो ऐसे सॉर्ट्स को न्यूमैन में कन्वर्ट, समझा? हाँ सर। और सर ये जो रिएक्शंस होते हैं सारे, अल्केन अल्कीन के, उसको पूछते कैसे एग्जाम में? सीधा रिएक्शन या फिर कैसे यार पूछते? देखो जितना रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा है पढ़ लो। हम लोग वो जो लिखा है एल्केन एल्केन एल्काइन का रिएक्शन, हम तो वैसे भी उसको 12th में ही पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, या भी मतलब 11th में नहीं पढ़ते हम लोग। उसको पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती है यार। वो एनसीईआरटी में तो कुछ भी लिखा है, अभी कैसे समझाएंगे? उसमें लिखा होगा ना ऐसे ही कुछ, एल्किन एल्कीन में है ना, तो एक हाँ तो लिखा सर। होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा होगा एक तो, और एक लिखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक फ्री रेडिकल एडिशन। हाँ सर। हाँ, तो ये सब चीजें भैया, ये सब चीजें 12th में भी तुम्हें पता ही जाएगी। जब अप्रैल में 12th स्टार्ट होगा उसमें भी तुम्हें ये बताने में हमारे को अगस्त सितंबर लग जाएगा।
मतलब बहुत सारी चीजें अभी तो देखो जैसे भी पढ़ के उसको रट लो, मतलब ये ऐसी चीजें जिनको पढ़ाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनिक पढ़ानी पड़ेगी पहले, जब ये समझ आएगा। ऐसे ही थोड़ी है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यूं चुटकी बजाए और समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी। और हाइड्रोकार्बन 11th में कब से आ गया? अब तो 12th में होता है ना, 11th नहीं में सर है क्या? 11th में सर उसके 15 कोई मार्क्स नहीं, है अब फाइनल में। उस उसको यार देखो, अब तुम एनसीईआरटी में जो भी लिखा है पढ़ लो, मतलब उसको मतलब ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके पढ़ाने के पहले पहले बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती है। 11-12 मार्क्स आने वाले हैं सर, सबसे ज्यादा वही है। अरे भैया 12th में 11th में चाहे 70 बनाओ, चाहे 80 बनाओ, चाहे 90 बनाओ, कोई नहीं पूछने वाला। ये रियलिटी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा तो तुम्हारे जान पहचान में कोई हो कॉलेज में, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में, फर्स्ट ईयर में, उनसे पूछ लो जाके। अगर फिर भी तुम्हें, हाँ बोलो। सर 11th का केमिस्ट्री कब खत्म होगा रेजोनेंस में? यार देखो 11th का केमिस्ट्री कब खत्म होगा, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं पूरा कि हम लोग 5-10 मार्च तक खत्म कर ले। घर वाले पूछते हैं, घर वाले तो यार देखो पूछेंगे ही, क्यों नहीं पूछेंगे। बट कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी भी तो होती है ना, प्रैक्टिकल लाइफ को भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, भले तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो। अब वही है ना यार, देखो हर चीज को पढ़ाने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें बतानी होती है, एक सिस्टम होता है पढ़ाने का, सिस्टमेटिक वे में सब चीजें पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कल मैंने महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर ना केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है पहले, फिर उसके 2 चैप्टर बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं वो लोग। मतलब ये कौन सा सीक्वेंस हुआ? तुम पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दो बच्चों को, बॉन्ड वॉन्ड सब बता दो, फिर बताओ कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट यहाँ होता है। ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है फिर। ओके सर, ओके सर, बाय। बाय बाय। सर। ठीक है ठीक है।